क्या कहा? कितने बरस नहीं, दिन होंगे। शायद आपको गलती लगी है। अभी अभी तो मैं पंघूड़े में लेटा मुंह से बोतल लगाए बड़े मजे से दूध पी रहा था, और वो औरत जिसके बतन से मैंने जन्म लिया अभी अभी यहां थी। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कहता हूं। मैंने अभी चंद रोज हुए जिंदगी की इब्तिदा की है। यकीनन आपको मगालता हुआ है। मेहरबानी करके जरा पड़ताल कर लीजिए। वक्त के सिलसिले में हमेशा मुझसे नाइंसाफी होती रही है। मुझे याद है एक बार मैं इम्तिहान का पर्चा दे रहा था और अभी मैंने अपना रोल नंबर ही लिखा था कि मुम्तहिन की गर्जदार आवाज सुनाई दी, द टाइम इज ओवर। उसके बाद मारे घबराहट के मैं कुछ भी ना लिख सका। मेरे हाथ पांव फूल गए और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और फिर गालबन आपने वो सब माहो साल भी मेरे खाते में डाल दिए हैं जिन्हें मैंने खुद नहीं गुजारा। वो मुझे रोनते हुए गुजरे हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि उन शब रोज में कितने मेरे हिस्से में आए और कितने ऐसे थे जिन्हें मैंने खुद को किराए पर चढ़ाकर बसर किया। जिन शब रोज ने मुझे जिंदगी में कोई लज्जत या कोई खुशी नहीं दी, उन्हें मेरे खाते में डालना हरगिज दुरुस्त नहीं। इंसाफ का तकाजा है कि वो सब शब रोज जो एक जैसे थे और अनगिनत थे, उन्हें एक ही शुमार किया जाए और उन सब बरसों को भी मेरे हिसाब में शुमार ना किया जाए जो मैंने लोगों और चीजों के नाम याद करने में सर्फ किए। ये चूंटी है, वो बादल है, ये पंखा है, वो तख्ती है। फिर मुझे अलिफ से अनार और बे से बकरी रटने की तलकीन की गई। हालांकि जब अनार और बकरी मौजूद थे तो इससे क्या फर्क पड़ता था कि अनार को बकरी और बकरी को अनार कहा जा सके। लेकिन मेरे पैदा होने से पहले ही सारी चीजों के नाम रख दिए गए थे और मेरे लिए जरूरी करार दिया गया था कि मैं इन नामों और रसूलों को अज़बर करूं और इनसे सर मुंह इधर उधर ना करूं। अनार और बकरी के बाद भी बरसों मुझे लोगों और चीजों के नाम याद करना पड़े और मेरे कीमती दिन, महीने और साल बकरियों, घोड़ों, तख्तियों और बादलों की नजर हो गए। इसी तरह हर तरफ आदमी ही आदमी थे। सबकी शक्लें एक जैसी थी, बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क था और बज़ाहिर यही लगता था कि एक ही आदमी भेस बदलकर जगह जगह घूमता है। लेकिन फिर पता चला कि इन्होंने एक दूसरे के अलग अलग नाम रखे हुए हैं और मुझे ये नाम याद करना पड़े। न सिर्फ नाम बल्कि नामों के हिज्जों की मखसूस शक्लें, आवाजें, ज़ेरे ज़बरें, पेशे। मुझे नहायत अफसोस है, मैं इस फैसले को नहीं मानता। मेरे साथ हमेशा ज्यादती की गई है, यहां तक कि मेरे पैदा होने में भी मेरा इंदिया मालूम नहीं किया गया। क्यों अब्बा, क्या तुम दोनों मियां बीवी मेरे वजूद में आ जाने से परेशान नहीं हो गए? और अम्मा, क्या तुमने अपनी फितरी जिस्मानी बनावटों में तब्दीली के खौफ से मुझे अपनी कोख से निकाल बाहर करने के लिए जतन नहीं किए थे? यकीन जानो मां, मैंने तुम्हारे जहर आलूद बतन की कैद में बड़ी मुश्किल से दिन गुजारे। वो जहर अब तक मेरी रगो पै में रचा हुआ है। अगर मेरे बस में होता तो मैं किसी मामता से लिब्रेज कोख में मुंतकिल हो जाता, लेकिन सारे फैसले मुझ पर हमेशा ठूंसे गए। वरना अगर मेरी अपनी पसंद और अपनी मर्जी को दखल होता तो मैं खुद फैसला करता कि मैं किस सदी में, कहां और किन लोगों के दरमियान पैदा होना चाहता हूं। लेकिन वालिदैन के इंतखाब से लेकर रंग, नस्ल और अकीदे के इंतखाब तक मेरा अपना कोई चॉइस ना था। मेरा कद, शक्ल, सूरत और आंखें, जिनकी वजह से बाद में कई तरह की पेचीदगियां और मुश्किलें पैदा हुई, मेरा इंतखाब बिल्कुल नहीं थी। मैं जिस घर में पैदा हुआ उससे बेहतर और रोशन घर और भी थे। मेरे वालिदैन से बेहतर लोग मेरे वालिदैन हो सकते थे। अगर मैं मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होता तो मुझे बहुत से काम किए कराए मिल जाते और मेरा बहुत सा वक्त बच जाता। लेकिन मुझे रिश्तेदार भी बने बनाए मिले। ये बदमिजाज और बदसूरत आदमी मेरा मामू है। ये 3 आदमियों की खुराक एक वक्त में खाने वाला हरीस शख्स मेरा चचा है। ये चुड़ैल सूरत औरत मेरी फुप्पी है और ये भूखी बिल्ली की तरह हर वक्त मियाऊं मियाऊं करने वाली औरत मेरी खाला है। इन सब का काम मेरे रास्ते में रोड़े अटकाना, मेरी कामयाबियों पर हसद करना और नाकामियों पर बगलें बजाना है। मैं जिंदगी भर नेकियों की गठरियां उठाए हर एक दरवाजे पर दस्तक देता रहा, मगर मुझे नफरत और हसद के सिवा
कुछ ना मिला। खाला जान, अकबर अच्छा लड़का नहीं है, आप समीना का रिश्ता वहां ना करें। बहन, मैं सब कुछ जानती हूं, ये अकबर से अपनी बहन का रिश्ता करना चाहता है। अकबर ने समीना को तलाक देकर उस चंडाल से शादी कर ली है। हाय बहन, मेरी बच्ची को उन लोगों की नजर खा गई है। मुझे अपने महदूद और मखसूस माहौल से दोस्तों का इंतखाब करना पड़ा। मैं उन्हें बारी बारी साल तक आजमाता रहा और नाकामी का मुंह देखता रहा। वो मुसीबत के वक्त काम आने के असूल पर इस कदर सख्ती से कारबंद रहे कि मेरे काम आने के लिए वो मुझे हर खुशी से महरूम रखने और अपने एहसानात के बोझ से कुचलने की कोशिश करते रहे। मैंने जिंदगी का बहुत सा हिस्सा उन्हें आजमाने पर सर्व कर दिया। आखिर इतने बड़े नुकसान की कुछ तो तलाफी होनी चाहिए। माहौल के इंतखाब में भी मेरी पसंद शामिल नहीं थी। मैं जिस गली में चलता वो आगे जाकर बंद हो जाती, सारे रास्ते घूम फिर कर वापस आ जाते। मैंने अपने माहौल के दरमियान मुताबिकत पैदा करने की बहुत कोशिश की, मगर वो इतना तंग और सख्त था कि मैं बार बार उसकी खिलाफ वर्जी के जुर्म में पकड़ा जाता और तन्हाई के जिंदान में डाल दिया जाता। इधर मेरे पैदा होने से पहले ही सारी अच्छी और खूबसूरत चीजों पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। मुझे जो चीजें भी पसंद आती उस पर पहले से किसी और के नाम की मोहर लगी होती। मैं जिस स्कूल में पढ़ना चाहता था उसमें मुझे दाखिला ना मिला। मैं जो पेशा इख्तियार करना चाहता था उसमें मेरे लिए कोई गुंजाइश ना निकली। मैं जो चीज इजाद करना चाहता था वो लोगों ने मेरे होश संभालने से पहले इजाद कर ली थी। मैंने जो कुछ सोचा वो कहीं ना कहीं पहले से सोचा जा चुका होता। यहां तक कि मुझे जो लड़की पसंद आई वो किसी और से मोहब्बत करती थी। उसे देखकर मुझे अपने पैदा होने वाले बच्चों की सूरतें नजर आने लगती और उनकी हंसियां सुनाई देने लगती। हम एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट के खूबसूरत कैबिन में खाने पीने की बहुत सी चीजें सामने रखे घंटों बातें करते। वो बहुत कम खाती। मेरा जी चाहता था कि वो मेरी मंगवाई हुई सारी चीजें चट कर जाए। मेरा तो ये भी दिल चाहता था कि मैं खुद चाय की प्याली में हल होकर घूंट घूंट उसके हलक में उतर जाऊं। वो अक्सर कहती, आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अमजद की तरह दिलचस्प और पुरलतीफ बातें करते हैं। मैं आपको अमजद से मिलवाऊंगी, आप हमारी शादी पर आएंगे ना? मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो अमजद से शादी करना चाहती थी। मेरी शादी राशिदा की बजाय अजरा से हो गई। ताहम मेरा ख्याल था मैंने अजरा से शादी करके अपने बहुत से मसाइल हल करने के लिए एक छलांग लगाई है। और वाकई मेरे बहुत से मसाइल हल भी हो गए, लेकिन एक और मसला पैदा हो गया। क्यों अजरा, तुम खुद कुछ नहीं कहोगी? डार्लिंग, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। काश मैं तुम्हें वो सारे बरस वापस लौटा सकती जो तुमने मेरी हिरासत में गुजारे, लेकिन यकीन करो डियर, मैं बेहद मजबूर थी। तुम इतने अच्छे थे कि मुझे हर वक्त तुम्हारे चोरी हो जाने का धड़का लगा रहता था। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं खुशबुओं में बसी जेवर तालीम के अलावा सोने के जेवरात से लदी फंदी और लाखों के जहेज में लिपटी लिपटाई तुम्हारी बाहों में आई थी तो तुम कितने खुश थे। तुमने उस रात सारी गलीज और सारी फाहिशा यादों को कमरे से बाहर निकाल दिया था और एक बार भी बाहर झांक कर नहीं देखा था। लेकिन शक की चूंटियां मेरे बदन पर बराबर काटती रहीं। जिस रोज देगें चढ़ी और कौरमे और बिरयानी के इश्तहार अंगेज महक नंगे बदन गलियों में फिरने लगी, तुम नहायत मसरूर और मुतमईन थे कि तुम्हारे जहन से भागे हुए तस्वुरात गली गली भीख मांगते और लोगों की जेबें काटते आवारा गर्द बच्चों की तरह घर लौट आए थे। लेकिन मुझे लगता था कि माजी की यादें तुम्हारे चारों तरफ आलती पालती मारकर बैठी रहती हैं और तुम्हें एक लम्हा के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ती। मैं बेहद शर्मिंदा हूं डार्लिंग कि शादी के चंद ही दिनों बाद मेरे वजूद से फालतू और मसनूई छिलके एक एक करके उतरने लगे और मेरे अंदर से चीखती चिल्लाती बात बात पर रूठती इल्जाम तराशियां करती ताने मैंने देती और अपने मैके की अमारत और सरवत की धौंस जमाती असली और खालिस अजरा निकल आई। मुझे ये भी याद है कि तुम्हें एक खूबसूरत बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन मुझे बच्चों के ख्याल ही से घिन आती थी।
ایک بار تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، لیکن میں نے ایک ماہر دایا کی خدمت حاصل کر کے تمہارا دھوکہ جلد ہی تمہیں لٹا دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ تم اور زیادہ اداس رہنے لگے تھے، اور تمہاری اداسی دیکھ کر مجھے تمہارے بھاگ جانے اور چوری ہو جانے کا خوف اور زیادہ لگنے لگا تھا۔ اور حالانکہ میں نے تمہارے گلے میں جہیز کا توق اور پاؤں میں بھاری حق مہر کی بیڑیاں ڈال رکھی تھیں اور ایجاب و قبول کے الفاظ کی کونٹیاں گھاڑ کر تمہارے چاروں طرف اپنے وجود کا خیمہ مضبوطی سے گاڑ لیا ہوا تھا، پھر بھی مجھے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ تم میری حراست سے فرار نہ ہو جاؤ۔ آپ نے دیکھا میں برسوں عذرا کی قید میں رہا ہوں۔ اگر اسیری کے ان برسوں کو میری عمر سے منہا نہ کیا گیا تو یہ بہت بڑی نا انصافی ہوگی۔ ہاں، یہ درست ہے کہ فرار ہونے سے پہلے چور راستے بھی ہوتے ہیں، اور میں ہر رات عذرا کے پہلو میں اپنے جسم کی کینچلی چھوڑ کر فرار ہو جاتا، لیکن میں کہیں دور نہیں جاتا۔ وہ ماں بیٹا مجھے اپنے بیڈ روم کے سامنے والی دیوار میں نظر آتے تھے۔ جب کبھی میں تنہا ہوتا یا عذرا محو خواب ہوتی، وہ عورت مجھے اپنے کم سن بچے کے ساتھ ایک ٹیلے پر کھڑی نظر آتی۔ وہ ایک ایسا نغمہ تھی جس میں بیک وقت کیف و انبساط اور رنج و محن کے جذبات پیدا کرنے کی تاثیر تھی۔ اسے دیکھ کر میں کبھی خوشی کے تر و تازہ ٹھنڈے میٹھے پانیوں میں غوطے لگاتا، کبھی اداسیوں کی لک و دک صحرا میں پیاس کے مارے ایڑیاں رگڑتا، کبھی کبھی میں اٹھ کر دیوار کے پاس چلا جاتا تو بچہ مجھے دیکھ کر ماں کی گود میں ہمکنے اور ہنسنیاں لینے لگتا۔ پھر جب میں بچے کو پیار کر رہا ہوتا تو وہ عورت پاس ہی کھڑی ہم دونوں کو مامتا اور محبت سے لبریز نظروں سے دیکھتی اور اپنی پھٹی پرانی اوڑھنی سے خوشی کے آنسو پونچھتی۔ اس کا تار تار لباس اور جسم پر جا بجا خراشوں کے نشان ویرانے کی صحبتوں کی غمازی کرتے۔ پھر دور سے کسی خونخوار درندے کی آواز سنائی دیتی تو وہ خوف زدہ ہو کر مجھ سے لپٹ جاتی۔ اسی لمحے عذرا کی چیخ جیسی آواز گھر میں گونجتی اور میرے ہونٹ جو ابھی ابھی محبت کی زمزم سے تر ہوتے اچانک خشک ہو جاتے اور منہ میں ریت بھر جاتی۔ اس عورت کو دیکھ کر میرا جی چاہتا کہ کاش میں اس کے بطن سے جنم لے سکتا۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا کہ شاید وہ عورت میری اصلی ماں تھی، میں جس کے بطن سے جنم نہیں لے سکا تھا، اور وہ بچہ شاید میں خود تھا۔ آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ عذرا کی میت میں گزارے ہوئے ماہوں سال کس طرح بھی میرے اپنے نہیں تھے، اور انہیں میرے حساب میں ہرگز شمار نہیں کرنا چاہیے، سوائے ان چند لمحوں کے جب میں نے اس کے پہلو میں لیٹے لیٹے ٹیلے پر کھڑی عورت کے کم سن اور خوبصورت بچے کو پیار کیا۔ اور آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہوگا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو ساری اچھی جگہوں، خوبصورت آبادیوں اور محل شاپنگ سینٹروں کی الاٹمنٹیں ہو چکی تھی، اور لوگوں نے ہر جگہ اپنے اپنے نام کی تختیاں آویزہ کر رکھی تھی۔ مجھے جو مکان بھی رہنے کے لیے پسند آتا ہے کسی دوسرے کی ملکیت ہوتا ہے۔ مجھے اپنی مرضی اور پسند کے خلاف کام کرنا پڑتا، ایسا کام جس سے مجھے نفرت ہوتی۔ میں ہر روز ایک ہی طرح کا کام کر کر کے اکتا جاتا، اور میں ہر روز ایسے افسروں کی شکلیں دیکھتا جن کی صورتوں سے مجھے گھن آتی تھی۔ میں انہیں سلام کرنے، ان کے ہاں میں ہاں ملانے اور ان کے احکامات بجا لانے کی اذیتیں اٹھاتا۔ میں اپنے جائز حقوق کے لیے آواز اٹھاتا تو مجھے بتایا جاتا کہ مجھے میری صلاحیتوں کے مطابق معاوضہ ملتا ہے، لیکن میرے ذہن میں ہر وقت یہ سوال کلبلاتا رہتا کہ مجھے بہتر صلاحیتیں کیوں نہیں ودیعت کی گئیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے درمیان زندگی کے قیمتی دن بسر کرنا پڑے جو کسی نہ کسی چیز کے مالک بننا چاہتے تھے۔ جس کے ہاتھ جو چیز آ جاتی تھی وہ اس پر سام کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ جاتا تھا۔ زمین کے ہر ٹکڑے پر، ہر دفتر اور ہر کارخانے میں اژدہے پھنکارتے تھے۔ دکانوں، مکانوں، ہوٹلوں، ریستورانوں، اخباروں، بسوں، کاروں، یہاں تک کہ درختوں اور ان کے سایوں پر بھی کسی نہ کسی زہریلے سانپ کا پہرا تھا۔ ہوا، پانی اور روشنی پر بھی قبضہ ہو چکا تھا اور راشن مقرر ہو چکا تھا۔ شہر میں خوشیوں، آسانیوں اور زندگی کی سہولتوں کا قحط نہیں تھا، لیکن سب پر ملکیت کی مہر لگی ہوئی تھی،
और ये सब ऐसे लोगों के कब्जे में थी जो शायद ज्यादा इंसान थे। गुलामी, जिल्लत और अजियत के इन बरसों को मेरे हिसाब में डालना कतन इंसाफ ना था। द टाइम इज ओवर। नहीं प्लीज, आपको यकीनन मगालता हुआ है, अभी तो मैंने जिंदगी के पर्चे की इब्तिदा की है, अभी तो मैंने सिर्फ चंद सतरें लिखी हैं। अगर आपने अपने आलान की तस्हीह ना की तो मारे घबराहट के मैं कुछ ना लिख सकूंगा और पासिंग मार्क्स भी हासिल ना कर सकूंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार फिर से वक्त और पर्चे की इब्तिदा की जाए? वैसे भी तो चंद सतरें अभी मैंने घबराहट में लिखी हैं वो टेढ़ी मेढ़ी है, अल्फाज लिख लिख कर जगह जगह से काटे हुए हैं और उनके हिज्जे भी दुरुस्त नहीं। आई एम वेरी सॉरी सर कि मैं अब तक रफ करता रहा हूं। अगर मुझे एक बार और नई कॉपी दे दी जाए तो मैं इसी पर्चे को नहायत साफ और खुशखत लिख सकता हूं। मुझे अपने तजर्बे से फायदा उठाने का एक और मौका मिलना चाहिए। सिर्फ एक बार और नई कॉपी दे दीजिए, सिर्फ एक चांस और प्लीज। द टाइम इज ओवर। Time is over.